हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 3 फरवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली आपको भी पता होगा कि 1 फरवरी 2021 को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने बजट अनाउंस किया था। तो बजट में जो भी स्कीम्स अनाउंस किए गए थे उसी से जुड़ा हमारा ये आर्टिकल है। तो हम बात करेंगे कौन कौन से स्कीम्स या प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए हैं और क्या उनके फीचर्स है, क्योंकि इस प्रकार के स्कीम्स डेफिनेटली यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मेंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब स्कीम्स होते हैं। और अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं उनका अच्छा खासा वेटेज होता है। सो जो हमारा पहला स्कीम है वो आप देख सकते हो, जल जीवन मिशन। तो अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की, तो इसे इनिशिएट किया गया था टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल टैप्स। यानी कि आपने भी सुना होगा हर घर नल से जल, यानी कि जो फंक्शनल टैप्स होंगे, नल के थ्रू जो हाउस होल्ड्स को पानी प्रदान की जाएगी, इसी से जुड़ा हुआ ये हमारा जल जीवन मिशन है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो टाउन्स है, आप देख सकते हो 4378 स्टेट्यूटरी टाउन्स इन अकॉर्डेंस विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6, वो तो फुलफिल करेगा ही करेगा, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि ये टाउन्स के लिए है, अर्बन एरियाज के लिए जल जीवन मिशन है। और इसी के तहत कवरेज ऑफ सीवरेज या सेप्टेज मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज, हम अमृत सिटीज के बारे में आने वाले लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे। जो फंडिंग पैटर्न होगी इस स्कीम के लिए, तो आप देख सकते हो यूनियन टेरिटरी, जो आपको भी पता होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूटीज को गवर्न करती है, तो वहां पर 100% सेंट्रल फंडिंग होगी। 90% जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही फंडिंग रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें वो सिटीज जहां 1 लाख पॉपुलेशन से लेस वाले सिटीज हैं, तो वहां पर जो फंडिंग रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो 50% रहेगी। और वैसे सिटी जहां 1 लाख टू 10 लाख पॉपुलेशन है, 1/3 फंडिंग दी जाएगी। और वो सिटीज जहां मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, यानी कि मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन एग्जिस्ट करते हैं, वहां 25% का जो शेयर होगा वो सेंटर की तरफ से होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने तरफ से पैसे लगाने पड़ेंगे। क्या बेनिफिट होंगे? तो इट विल प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर, rejuvenation of water bodies and creating green spaces in sponge cities to reduce floods and enhance amenity value through an urban aquifer management plan। तो एक अर्बन एक्यूफायर मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया जाएगा। और फ्लड्स के जो चांसेस होते हैं, आपको बताएं, हमारी जो सिटीज होती है, आपने केरला फ्लड देखा होगा, चेन्नई फ्लड देखा होगा, मुंबई फ्लड्स देखे होंगे। तो इस प्रकार की जो सिटीज में फ्लड्स आती है, तो वो सब कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को, जो डेली लाइफ्स है लोगों की, उन सबको प्रभावित करती है। इसीलिए जो फ्लड्स के चांसेस है वो कम किए जा सके, उसके लिए क्या करना होगा, ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। साथ ही साथ वाटर बॉडीज को रिजुविनेट किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का भी एक प्रकार से एक्शन लिए जाएंगे। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन कैंपेन भी चलाए जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। और पेयजल सर्वेक्षण यानी कि सर्वे किए जाएंगे टू एसर्टेन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी जिस भी सिटी में ये प्रोग्राम चलाई जा रही है या टाउन में प्लान ये चलाई जा रही है, क्या वहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हुआ या नहीं, वेस्ट वाटर का रीयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जो भी वाटर बॉडीज हैं उनका प्रॉपर मैपिंग किया जा सके, तभी तो हम रिजुवेनेशन प्लान कर सकेंगे। और अगर हम मैपिंग कर पाते हैं वाटर बॉडीज का, तो इसका मतलब हम उनके प्रॉब्लम्स
को समझ सकेंगे कौन सा वाटर बॉडीज क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और एज पर द एनालिसिस वी कैन टेक द एक्शन एज वेल। तो काफी अच्छी एक प्रकार से स्कीम है, आप देख सकते हो। और मेजर रिफॉर्म्स जैसे रिड्यूसिंग नॉन रेवेन्यू वाटर टू बिलो 20%, ये सब भी रिफॉर्म्स इनिशिएट किए जाएंगे। साथ ही साथ डिमांड ड्रिवन रिसाइकिल ऑफ ट्रीटेड यूज्ड वाटर, ये सब भी रिफॉर्म्स किए जाएंगे। So let's move to the second scheme. It is about स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 यानी कि SBM 2.0। तो क्या बातें कही गई है बजट 2021 में इसके बारे में, तो आप देख सकते हो अगले 5 सालों के लिए 1,41,678 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और ये जो आपका प्रोविजन है वो और नहीं बल्कि SBM जो जिससे पहले ऑपरेट हो रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन है। तो क्या क्या इनिशिएटिव्स इस मिशन के तहत लिए जाएंगे, तो सस्टेनेबल सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रकार से कीवर्ड आप मेन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हो कि जब भी हम किसी चीज में सस्टेनेबल लगा देते हैं तो इसका मतलब अभी तो यानी कि प्रेजेंट डे वो तो चलो ठीक है, लेकिन हमें सस्टेनेबल रखना है, यानी कि हमको फ्यूचर में भी सैनिटेशन रखना है, यानी कि ये हमारे फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेगा, नॉट ओनली द प्रेजेंट। जो दूसरा है वो है वास्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें फेशियल स्लज मैनेजमेंट इन ऑल अर्बन लोकल बॉडी जहां लेस देन 1 पॉपुलेशन होंगे। साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर अवेयरनेस का भी प्रयास किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी। क्या आउटकम्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं अगर ये मिशन सक्सेसफुल या फिर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है? तो जो भी स्टेट्यूटरी टाउन्स होंगे जिसकी बात हमने की अभी, वो ODF प्लस सर्टिफाइड हो जाएंगे। विथ लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन विल बिकम ODF प्लस प्लस सर्टिफाइड। ये ODF प्लस का ही एनहांस वर्जन है, ODF प्लस प्लस, जिसमें हम और ज्यादा हायर लेवल पर सैनिटेशन अचीव करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कंपोनेंट होता है, और भी 2-3 कंपोनेंट ऐड किए गए हैं ODF प्लस प्लस के लिए। इसके लिए हमने बात भी की थी पिछले स्लाइड्स में। ODF प्लस प्लस और ODF प्लस जो डिफरेंसेस है उसको मैंने साफ साफ तरीके से बताया भी था। 50% ऑफ देम विथ लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन वो वाटर प्लस सर्टिफाइड बनेंगे और विल बी एटलीस्ट 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटेड। तो ये सब गार्बेज फ्री रेटेड देने का मतलब यही होता है कि कौन सी सिटी कितना अच्छा गार्बेज कलेक्शन कर रही है, उसका डिग्रेडेशन कर रही है, इस प्रकार से रेटिंग किए जाते हैं। साथ ही साथ बायो रेमिडिएशन ऑफ ऑल लीगेसी डंप साइट। बायो रेमिडिएशन का मतलब एक प्रकार से हम बता दें आपको कि इसके तहत क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले लिए जाते हैं। इट कैन बी बैक्टीरिया, है ना। तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले लिए जाते हैं और वो क्या करेगा कि जो भी आपके जो कूड़े हैं यानी गार्बेज है उनको वो बायोलॉजिकली डिकम्पोज करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने ऑयल स्पिल्स के नाम तो सुने होंगे, जैसे ओशियंस में शिप से कारण हो जाते हैं, तो उस को क्लीन करने के लिए भी कभी कभी बायो रेमिडिएशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होते हैं। और अभी ये जो बायो रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी है वो अभी एक प्रकार से स्टार्टिंग फेज में ही, इस पर काफी ज्यादा रिसर्च चल ही रहे हैं। तो आने वाले समय में बायो रेमिडिएशन एक इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है हमारे गार्बेज डिकम्पोजिशन के लिए। जो अन्य स्कीम लॉन्च या अनाउंस किए गए हैं आप देख सकते हो, स्कीम टू ऑगमेंट सिटी बसेस एंड अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। तो वो क्या कंटेक्स्ट है, तो आप देख सकते हो सिटी बस ऑगमेंटेशन। तो 20,000 सिटी बसेस को इंडक्ट करने का प्रयास किया जाएगा 5 लाख प्लस सिटीज में, जिसमें आपका हिली एरियाज भी हो सकते हैं, यूटी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कैपिटल सिटीज, ये सब भी कवर होंगे। ग्रीन अर्बन मोबिलिटीज को भी बढ़ावा दी जाएगी टू इम्प्रूव नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इनोवेटिव अर्बन ट्रांजिट मोड्स
साथ ही साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फैसिलिटीज को भी मजबूत करना है। इसमें आपका ट्रैफिक सिग्नल्स हो जाते हैं, सेंसर्स जैसे जो टेक्नोलॉजी है वो सभी इस्तेमाल किए जाते हैं, सो दैट रोड एक्सीडेंट्स कम हो सके, प्रॉपर सिग्नलिंग हो सके। साथ ही साथ रेट्रोफिटिंग बसेस एंड ऑफन अदर मोड्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। लो कॉस्ट मेट्रो सॉल्यूशन, मतलब मेट्रो का भी निर्माण किया जाएगा फॉर टायर 2 या 3 सिटीज के लिए। देख सकते हो मेट्रो लाइट यानी कि 40% ऑफ कन्वेंशनल मेट्रो सिस्टम, और पीक आवर पीक डायरेक्शन ट्रैफिक देख सकते हो अप टू 15,000। मेट्रो नियो में क्या होगा कि 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कन्वेंशनल मेट्रो सिस्टम, मतलब जो कन्वेंशनल मेट्रो सिस्टम के कॉस्ट लगते हैं बनाने में, मेट्रो नियो में 25% ही लगेंगे, यानी कॉस्ट एफिशिएंट होंगे। रबर टायर्ड मेट्रो होगा इसमें, पीक आवर पीक डायरेक्शन ट्रैफिक आप देख सकते हो अप टू 8,000। जो अन्य स्कीम्स अनाउंस किए गए हैं वो हैं रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। तो देख सकते हो 100% एग्जेम्पशन दिए जाएंगे इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट के ऊपर जो अर्न किए जाएंगे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के तहत, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2022 के लिए। एडिशनल डिडक्शन 1.5 लाख तक का होम बायर्स के इंटरेस्ट पर दिए जाएंगे ऑन होम लोन एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च 2022। डिडक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आप इनकम टैक्स फाइलिंग करते हो तो बेसिकली आपको इतने का रिबेट मिल जाता है ना। तो देख सकते हो 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल सकता है होम बायर्स के इंटरेस्ट जो भी पेड कर रहे हैं होम लोन के ऊपर, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2022 तक के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट एम्प्लॉय जीन एडिटिंग नैनो टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग। ये एक्सपर्ट का कहना है। नैनो टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट आपका मेन टॉपिक है। आप सिलेबस ओपन करके देखें तो नैनो जो टेक्नोलॉजी है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर हम जीन एडिटिंग की बात करें जो काफी ज्यादा आजकल चर्चा में है, साइंटिफिक सब्जेक्ट बन गया है, इसमें क्या होता है कंट्रोल्ड ट्विकिंग ऑफ जीनस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपको ही पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना डीएनए होता है और वो डीएनए में बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम जो वेरियस डिजीजेज हैं और भी बहुत सारे चीजों का पता लगाया जा सकता है। सो जीन एडिटिंग में क्या होता है कि कंट्रोल्ड ट्विकिंग ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जीन मौजूद होता है उसको हम एक प्रकार से कट पेस्ट कॉपी करने का काम करते हैं। तो जैसे ये अगर जीन है तो हम क्या करते हैं जीन एडिटिंग के तहत कि अगर ये पार्टिकुलर एरिया आप देख सकते हो खराब हो गया है या फिर यूं कह सकते हो कि इसके कारण कोई डिजीज उत्पन्न हो सकती है, तो हम क्या कर देंगे ट्विक कर देंगे। ट्विक यानी कि यहाँ इसको हम काट देंगे और काट के हम इसको रिप्लेस कर देंगे अच्छे वाले जीन से। यानी कि या तो ये खुद ग्रो हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियली इसमें एडिशन किए जा सकते हैं, सो द फ्यूचर हेल्थ डिजीजेज जो हो सकते हैं, चाहे वो कैंसर हो या फिर कुछ अन्य बीमारियां जो इस खराब जीन से हो सकती थी वो भविष्य में ना हो। तो जीन एडिटिंग में 3 स्टेज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। इसमें हम अनविंडिंग करते हैं, क्लेविंग करते हैं और रीविंडिंग ऑफ द डीएनए सो दैट डिजायरेबल चेंजेस लाए जा सके इन द जीनोम ऑफ एनी लिविंग बीइंग। जब भी हम बात करते हैं जीनोम की या फिर डीएनए की, तो आप समझ लीजिए कि कोई भी कंप्यूटर या रोबोट का प्रोसेसर है, यानी कि इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है जो बॉडी को कंट्रोल करती है। और जब हमने एक एक इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति के जीन के बारे में जान लिया तो इसका मतलब उनसे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें पता लग सकती है, इंक्लूडिंग कि वो किस बीमारी से सफर कर सकता है, कौन सी बीमारी उसके पास है। ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन हम जीन एनालिसिस के माध्यम से पता लगा सकते हैं। इसीलिए तो आजकल के समय में ये जो जीन एनालिसिस पर काफी ज्यादा फोकस भी किए जा रहे हैं रिसर्च में।
क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपोर्ट्स यानी कि CRISPR, ये एक प्रकार से टूल है जो जीन एडिटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सब आपको याद रखने हैं कि CRISPR ये सब क्या है, तो टूल है जिसका इस्तेमाल जीन एडिटिंग में किया जाता है। जीनोम एडिटेड क्रॉप्स अगर हैं तो क्या पोटेंशियल होते हैं, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर के डिमांड को कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमें किसी भी क्रॉप, प्लांट, ऑर्गेनिज्म का जो DNA है उसे पता चल गया, उसको चेंज करने में सफल हो जाते हैं, तो हम अपने डिजायर्ड आउटपुट वाले जीन इन्फ्यूज करके डिजायर्ड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसकी मदद से केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम हो सकेगा, पेस्टिसाइड यूज का भी इस्तेमाल कम होगा, साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम किए जा सकेंगे, क्लाइमेट रेजिलेंट, न्यूट्रिएंट डेंस एंड हाई यील्ड क्रॉप्स भी प्रोड्यूस किए जा सके, बिकॉज वी आर मॉडिफाइंग फॉर आवर नीड। तो हमारी नीड क्या है कि क्लाइमेट रेजिलेंट हो, हमारी नीड क्या है कि न्यूट्रिएंट डेंस हो, सो दैट माल न्यूट्रिशन धरती से खत्म किए जा सके। जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं जिसके कारण हमारे पास ड्राउट रेसिस्टेंस क्रॉप की डिमांड बढ़ रही है, इन सबको फुलफिल किया जा सके। तो ये तभी होगा जब हम जीन एडिटिंग के दुनिया में या वर्ल्ड में एंटर करेंगे। अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं तो क्या क्या आते हैं इसमें, जैसे आप नैनो फर्टिलाइजर्स हो गए कि थोड़ा सा ही फर्टिलाइजर दिया, काफी ज्यादा उसका परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी या इफिशियंसी नजर आने लगी, या फिर नैनो पेस्टिसाइड है ना, टारगेटेड यूज ऑफ इनपुट्स, ऐसा नहीं हो कि जरूरत है 5 ग्राम की तो हम 50 ग्राम दे रहे हैं तो इनएफिशिएंट हो गया, जितना जरूरत है उतना दो। उस प्रकार की जो कंसेप्ट है नैनो पेस्टिसाइड्स, नैनो फर्टिलाइजर्स में लेकर आते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी विदाउट डिकंटेमिनेशन ऑफ सॉइल्स वाटर। लास्ट ईयर सेंटर ने गाइडलाइंस फॉर इवोल्यूशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्रीकल्चर इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स रिलीज किए थे टू हेल्प डेवलप नैनो प्रोडक्ट इन द सेक्टर। अब बात करते हैं नीड फॉर नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। क्या जरूरत है हमारे को नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में, तो काफी महत्वपूर्ण है, हमें जरूर ही नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हो yield increases of 2.4% per year are required to meet the demand without putting more land under the cultivation। आपको प्रोडक्शन बढ़ाने तो दो ही हो सकते हैं, या तो आप एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा दो या फिर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो। तो एरिया अंडर कल्टीवेशन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि पॉपुलेशन इज ऑन राइज, काफी तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, तो क्या आपके पास ऑप्शन बनते हैं टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए। तो अगर आपको चाहिए कि हमें लैंड अंडर कल्टीवेशन के एरिया को नहीं बढ़ाने, तो आपको यील्ड बढ़ाने पड़ेगा 2.4% पर ईयर के दर से, और उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो नैनो पेस्टिसाइड, नैनो फर्टिलाइजर या फिर जीन एडिटिंग, जो कुछ भी हो, लेकिन वो किए जाए। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स उसको 50% से राइज होने हैं टू प्रोवाइड फॉर द 2050 पॉपुलेशन डिमांड। सारा खेल पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है कि डिमांड जो फूड की है वो बढ़ती जा रही है, और जब डिमांड बढ़ रही है तो डेफिनेटली हमारे पास फूड सिक्योरिटी क्राइसिस आ सकता है। दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सो दैट हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर रह सके और ह्यूमन की सर्वाइविलिटी बढ़ी रह सके। नॉट ओनली वी नीड फूड फॉर fulfilling our day-to-day needs, but also हमें न्यूट्रिशियस फूड्स की जरूरत है, न्यूट्रिशियस फूड्स की जरूरत है, तो उसके लिए हमें मोर डाइवर्स क्रॉप्स उगाने ही पड़ेंगे। सो हम बात करते हैं क्या है ये CRISPR या CAS9 टेक्निक के बारे में। तो आप देख सकते हो कि जेनेटिक सीक्वेंस लेट से कि DNA का मैंने निकाला, तो इसको हमने गाइड RNA कहा, और ये मैच करते हैं पीस ऑफ DNA दे वांट टू मॉडिफाई। तो देख सकते हो ये गाइड सीक्वेंस है, और जो दूसरे स्टेप में जिसको हमें नहीं चाहिए उसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। जिस एरिया को हमें नहीं चाहिए, हो सकता है वो एरिया डिजीज वाला हो, तो उसको हम कट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कटिंग साइट हो गया ये, और फिर हम क्या करते हैं, आप देख सकते हो जो चीज जो प्रिफर्ड जीन हमें चाहिए वहां पर उसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे। तो ये देख सकते हो आप टारगेट DNA,
और अल्टीमेटली ये प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो गया। तो यही मैकेनिज्म होता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, ये जो दो टर्म है CRIS PR या CAS9, ये टेक्निक याद रखना है आपको कि जीन एडिटिंग में यूज होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि CRIS PR या CAS9 ये सब टेक्निक है जो जीन एडिटिंग में यूज होते हैं। और जब भी हम बात करेंगे ट्विकिंग, तो ट्विकिंग का सिंपली आप मतलब याद रखना है कि कॉपी कट पेस्ट ये होते हैं जीन में। और क्या याद रखना है आपको, बाकी तो मेन पॉइंट्स ऑफ व्यूज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीन एडिटिंग का डेफिनेशन आप याद रखें। और मैंने साफ साफ आपको बताया है कि CRIS PR पर जरूर ध्यान रखें, इसको कंठस्थ याद रख ले कि इट इज ए जीन एडिटिंग टूल। अगर ऊपर वाले टॉपिक के बारे में बताएं प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है, तो ये सारे के सारे मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक भी नहीं छोड़े, क्योंकि स्कीम्स है, स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 23-24 क्वेश्चन तो आपके स्कीम के ऊपर आ सकते हैं। सो इन स्कीम्स के बारे में आपको जरूर अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। उनकी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वायरमेंट बोथ प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है इस साल, क्योंकि मोर एंड मोर एरिया जो इंडिया के हैं वो एडिशन हुए हैं रामसर साइट्स में। तो हम बात करते हैं डिटेल से। तो ये जो कन्वेंशन है यानी कि रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को साइन की गई थी, दैट्स वाई 50th एनिवर्सरी हो चुकी है। और रामसर जो कि ईरान में लोकेटेड है, और उसी के बाद से ये जो डे है 2 फेब, उसको वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। ये ओल्डेस्ट कन्वेंशन आप कह सकते हो जो वर्क करती है प्रिजर्विंग इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ए सेलेक्टेड वेटलैंड अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ऑल द वेटलैंड, इट इज सेलेक्टेड वेटलैंड। वही वेटलैंड को ये प्रिजर्व करता है जो इनके लिस्ट में आते हैं। 3 पिलर्स है इस कन्वेंशन के। तो एक तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कमिट टू वर्किंग टुवर्ड्स वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। याद रखना है ये वेटलैंड के यूज न करने की बात नहीं करता है, ये वाइज यूज ऑफ वेटलैंड करने की बात करता है, यानी कि सस्टेनेबल यूज एक प्रकार से कह सकते हैं। डजंट टेल कि यू कैन नॉट यूज। साथ ही साथ डेजिग्नेट वेटलैंड अंडर रामसार लिस्ट, कॉपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड, शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम एंड शेयर्ड स्पीसीज। तो ये आपको याद रखने हैं 3 पिलर्स। और अगर हम बात करें तो इंडिया के पास नियरली 4.6% जो उनका लैंड एरिया है वो वेटलैंड के कैटेगरी में आते हैं, एंड 42 वेटलैंड डेजिग्नेटेड अंडर रामसार कन्वेंशन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ऑन दिस ओकेजन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, यानी कि सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो पहली बार इंडिया में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए एक सेंटर डेडिकेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। और क्या वर्क करेगा ये सेंटर, तो ये नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होगा, जो कंजर्वेशन, रिहेबिलिटेशन, मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डिजाइन ऑफ द कोस्ट में कंट्रीब्यूट करती है, सपोर्ट करती है। डेडिकेटेड सेंटर स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स को एड्रेस करेंगे, नॉलेज गैप्स को भी एड्रेस करेंगे, साथ ही साथ ये मदद करेंगे इन द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोचेस फॉर कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड वुड सर्व एज ए नॉलेज हब। याद रहना है फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये जो वेटलैंड लिस्ट किए जाते हैं इसका सस्टेनेबल एंड वाइज यूज करने को कहा जाता है, इसको बैन नहीं किया जाता है यूज करने से, क्योंकि यूपीएससी आपको ट्रैप में फंसा सकती है कि इट बैन्स द यूज ऑफ द वेटलैंड। सो और क्या इंपॉर्टेंट है, तो रामसार वेटलैंड साइट्स को आपको क्या याद रखने हैं। तो वैसे तो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, क्योंकि रिसेंट एडिशन हुए हैं रामसार साइट्स के इंडिया में, तो कुछ तो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए आप एक उपाय लगा सकते हो कि 10 साइट्स जो रिसेंटली ऐड हुए हैं उसको आपको याद रखना है। टोटल 42 है, ये तो आप याद रखोगे, लेकिन ये आप याद रखो कि लोनार लेक ये है, कवरटाल वेटलैंड ये है, ऐड किए गए हैं। और फिर आप याद रखना है आपको
ये रोपर याद रख सकते हो, सांबर लेक, क्योलादेव नेशनल पार्क, ये सब जो लोकटक लेक हैं, चिलिका लेक हैं, ये सब आपको भी पता होगा, ये सब ऑलरेडी वेटलैंड में है शामिल रामसर के लिस्ट में। सो जो आपको एक्सेप्शनल लगे, जिसका नाम सुनने में आपको एक्सेप्शन लगता है, तो उसको आप जरूर याद रखें। ये आपके ऊपर निर्भर होगी कि आप इसको कितना याद रख सकते हैं। मेरा सजेशन होगा कि इसको कम से कम 10 जो है, जो रिसेंटली एड हुए हैं, उसका तो जरूर याद रखें। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि सारे स्टेट्स में वेटलैंड नहीं है। कर्नाटका में जो वेटलैंड है वो एक भी नहीं है, ये आप देख सकते हो। इसका मतलब ऑल द स्टेट्स डू नॉट हैव वेटलैंड अंडर द रामसर साइट। ये भी आपको याद रखना है, एक जनरल इंफॉर्मेशन। कन्वेंशन डिफाइंस वेटलैंड एज एरिया ऑफ मार्श, फेड, पीटलैंड और वाटर, नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पोररी। काफी वाइड डेफिनेशन है वेटलैंड की। इसमें आपके जो एग्रीकल्चरल राइस फील्ड्स हैं वो भी आ जाते हैं, मैंग्रोव्स वाले जो रीजन है वो भी आ जाते हैं, लेक्स है वो भी आ जाते हैं, पॉन्ड्स है वो भी आ जाते हैं। आप कोई भी एरिया आप मान लो जहां पर सफिशिएंट वाटर मौजूद है, चाहे वो लेस वाटर ही क्यों ना हो, लेकिन वो क्वालिफाई करते हैं वेटलैंड के लिए। तो अगर पूछा जाएगा कि वेटलैंड कंसिस्ट ऑफ यूपीएससी एमसीक्यू में, तो आपको ध्यान रहे कि ज्यादातर चांसेस होंगे कि ऑल ऑफ द एबव आंसर ही होंगे। तो इतने बड़े डायमेंशन कवर किए जाते हैं वेटलैंड के डेफिनेशन में, आप देख सकते हो। बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के बारे में क्या याद रखना है। तो ये तो आपको याद रखना ही है कि जो कन्वेंशन है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिजर्व इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ सेलेक्टेड वेटलैंड अक्रॉस द ग्लोब। और ये पॉइंट आपको याद रखने। कंट्रैक्टिंग पार्टीज कमिट टू वर्किंग टुवर्ड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, यानी कि सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। इट डजंट प्रिवेंट द यूज ऑफ वेटलैंड। और ये जो बॉडी बनाई जाएगी, यानी कि सेंटर जो बनाई जाएगी, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, ये आपको याद रखना है। क्या इनके कुछ फीचर्स होंगे ये याद रखने की, लाइक इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, जो सपोर्ट करेगी कंजर्वेशन, रिहेबिलिटेशन, मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डिजाइन ऑफ द कोस्ट। ये सब याद रखने। बाकी ये जो मैंने बताया कि कम से कम 10 नाम तो याद रखें। वैसे कम से कम क्या, आप ज्यादा से ज्यादा 10 नाम ही याद रखें, क्योंकि इससे एवं अगर आप याद करते हो तब तो बढ़िया बात है, लेकिन काफी ज्यादा याद करने में आपको परेशानियां होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट इंडिया जिज इकोनॉमी वर्कर टू गेट सोशल सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द ग्लोबल लेवल, यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है। वैसे तो जीआईजी जो वर्कर्स होते हैं हर जगह ग्लोबली काम कर रहे हैं, चाहे यूएस हो, चाइना हो, इंडिया हो, लेकिन पहली बार इनको सोशल सिक्योरिटी इंडिया में ही मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो ये जान ले कि गिग इकोनॉमी वर्कर्स क्या होते हैं। तो गिग इकोनॉमी वर्कर्स का मतलब वैसे वर्कर्स जो परमानेंटली एम्प्लॉय नहीं होते किसी कंपनी में, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वर्क करते हैं और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उनको सैलरी दी जाती है, या फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट है फॉलो किए जाते हैं। सिंपल एग्जांपल अगर गिग वर्कर्स का आप जान होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं अमेजन के, चाहे फिर स्विगी के, या फिर फ्लिपकार्ट सबके, ये सब गिग वर्कर्स है। तो यूनियन बजट 2021-22 है प्रपोज्ड कि एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा सो दैट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गिग वर्कर्स के बारे में इकट्ठा किया जा सके, तभी तो प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन गिग वर्कर्स के लिए बनाए जा सकेंगे। आप देख सकते हो एक जो बातें बोली गई है कि मिनिमम वेजेस अप्लाई होंगे ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर, चाहे वो गिग वर्कर से क्यों ना हो, एंड दे विल बी कवर्ड बाय द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। इससे पहले कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 इनमें प्रोविजन बनाया गया था कि सोशल सिक्योरिटी को यूनिवर्सलाइज, यानी कि सभी के लिए एप्लीकेबल किया जाए, इंटायर वर्कफोर्स के लिए, चाहे वो जिज और प्लेटफॉर्म वर्कर ही क्यों ना हो। अगर हम जिस वर्कर की बात करें तो इस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के डेफिनेशन के तहत वो व्यक्ति होंगे जो पार्टिसिपेट करते हैं इन वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम एक्टिविटीज सच आउटसाइड ऑफ अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जैसे कि उबर ड्राइव। तो मैंने वही बताया आपको जिस वर्कर्स के बारे में। क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि
जैसे जैसे समय बीतते जा रहे हैं गिग वर्कर्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, चाहे ओला ड्राइवर ले लो, उबर ड्राइवर ले लो, या फिर फ्लिपकार्ट, या फिर ये जो आपके अमेजन सब वाले डिलीवरी बॉयज है, इन सब की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसका एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं जो ई कॉमर्स सेक्टर है या फिर जो आपका सर्विस सेक्टर है जिसमें आपके कार पूलिंग वाले कंसेप्ट है, ये सब काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाई राइजिंग नंबर ऑफ गिग वर्कर। तो गिग इकोनॉमी हैज बीन ग्रोइंग अप एक्सेप्शनली इन साइज इन रिसेंट ईयर्स विदाउट एनी सोशल सिक्योरिटी। लेबर राइट को भी इंश्योर करना एक मकसद है, व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर देम। गिग इकोनॉमी वर्कर्स एंजॉय तो नहीं करते सेम राइट्स एंड प्रोटेक्शन एज एम्प्लॉयड वर्कर। एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो हेल्थ बेनिफिट्स ओवर टाइम पे ये सब नहीं इनको मिलते हैं, तो इन सब को भी इंश्योर किया जाएगा सो दैट राइट टू इक्वलिटी वाली जो प्रिंसिपल है इन एम्प्लॉयमेंट वो फुलफिल किए जा सके। थ्रेट टू सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, क्योंकि firms have incentive to shift work onto those workers who enjoy least protection. Let's move to the shorter news, friends. It is about crime and criminal tracking network and system CCTNS. तो क्या कंटेक्स्ट है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया है कि अगेंस्ट एन ओरिजिनल टारगेट ऑफ 14,306 ये जो CCTNS है इन्हें डिप्लॉय किए गए हैं 15,073 पुलिस स्टेशन में। तो काफी अच्छी बात है। टारगेट से बियॉन्ड ट्रैकिंग नेटवर्क जो CCTNS है उसको डिप्लॉय किए गए। अगर हम बात करें CCTNS की, तो इसका मकसद क्या है? एक कम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम क्रिएट करना सो दैट एफिकेसी और इफेक्टिवनेस दोनों पुलिसिंग की इनहांस की जा सके वाया एडॉप्टिंग प्रिंसिपल ऑफ ई गवर्नेंस एंड क्रिएटिंग ए नेशन वाइड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये सिटीजन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वाया वेब पोर्टल, पैन इंडिया सर्च, नेशनल डाटाबेस ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का भी अवेलेबल हो सकेगा। साथ ही साथ कंप्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस प्रोसेसेस काफी जरूरी है। ये सब पुलिस रिफॉर्म्स के टॉपिक में आपको आ जाएंगे, काफी ज्यादा इन सब सजेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो हमारा पुलिस सेक्टर एक प्रकार से मॉडर्न डे पुलिस के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होंगे। इजी एंड लो कॉस्ट स्केलेबिलिटी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल सिस्टम इन द फ्यूचर, इसके बेनिफिट्स हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कोलंबो पोर्ट, इससे जुड़ा हुआ है। तो क्या कंटेक्स्ट है? रिनेगोशिएटिंग ऑन ए 2019 एग्रीमेंट विद इंडिया एंड जापान। तो इंडिया और जापान के बीच 2019 में एग्रीमेंट हुआ था, उसी को दोहराते हुए श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि स्ट्रेटेजिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप किए जाएंगे कोलंबो पोर्ट के ऊपर ऑन इट्स ओन। तो ये जो डेवलपमेंट है इज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि 70% ऑफ द ट्रांसशिपमेंट बिजनेसेस जो ECT पर होते हैं वो इंडिया से ही जुड़े हुए हैं। और ECT दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोकेटेड अलोंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स की शिपिंग लेन। साथ ही साथ जो ECT है वो लोकेटेड नेक्स्ट टू द कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, 85% स्टेक ऑफ विच इज ओन्ड बाय द चाइना। तो श्रीलंका अब क्या बोल रहा है कि ये जो ECT टर्मिनल है वो खुद से वो डेवलप करेगा, यानी कि भारत और चाइना जो इसमें शामिल होने वाले थे इस पोर्ट के टर्मिनल के डेवलपमेंट में, वो अब उससे दूर जा रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। तो गवर्नमेंट ने फॉर्मली 48,000 करोड़ डील को पक्का कर दिया टू प्रोक्यूर 83 तेजस LCA फ्रॉम स्टेट रन एरोस्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। तो तेजस की बात करते हैं तो सिंगल सीटर सिंगल इंजन लाइट वेट हाई एजिलिटी सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। आप हमें कमेंट में बताइए सुपरसोनिक का क्या मतलब होता है। और ये इंडिजीनियसली बिल्ड फायर एयरक्राफ्ट है और इसे डिजाइन किया गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड प्रोड्यूस्ड बाय द HAL। इट हैज ए लिमिटेड रीच ऑफ ओवर 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर के दायरे में ये अवेलेबल हो सकते हैं। विल बी मेनली यूज्ड फॉर एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेपच्यून डिक्लेरेशन ऑन सीफेयर वेलबींग एंड क्रू चेंज। तो क्या कंटेक्स्ट है? तो इट इज ए डिक्लेरेशन जो रिलीज किए गए ग्लोबल मैरीटाइम इंडस्ट्री के द्वारा हाल ही में। प्राइमरली फोकस इसका क्या रहता है? रिकॉग्नाइजिंग सीफेयरर्स एज ए की वर्कर बाय ऑल गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड और एज द फ्रंट लाइन वर्कर्स ऑफ द मैरीटाइम इंडस्ट्री
90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड होता है, आपको ही पता है, मैरीटाइम के थ्रू। तो सी फेडर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंश्योरिंग द ग्लोबल फ्लो ऑफ गुड्स, जो डिपेंड करते हैं हम लोग उनके ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।